बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन सुप्रीम कोर्ट से एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स की। इमरान खान साहब के बारे में बहुत अहम सवालात हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। 26वीं आइनी तरमीम पर काफ़ी सख्त सवालात हुए, चीफ जस्टिस याहिया खान साहब के जवाबात आपके सामने रखूँगा। 4 बड़ी अहम और मेन चीज़ें हैं जो सुनने लायक हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। उससे पहले आज ये बताता चलूँ कि आइनी बेंच के अंदर मखसूस नशिस्तों का केस मुख्तस था। मखसूस नशिस्तों में सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, तो समाअत से पहले तमाम तर जो हालात थे और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़ास तौर पर जो फ़ैसला था वो मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में रखा था। बड़ा अहम तरीन फ़ैसला उन्होंने अपीलों के स्कोप के हवाले से दिया है। एन आइनी बेंच की समाअत शुरू होने से तकरीबन कुछ ही मिनट कबल उस फैसले की तमाम डिटेल पिछली वीडियो में है, लेकिन हम उससे आगे चलेंगे। जब पिछली वीडियो में मैंने बात की थी उस वक्त नए आइनी बेंच के अंदर जो नया मखसूस नशिस्तों की अपीलें हैं उस केस की समाअत शुरू हो चुकी थी। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन तीनों ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि भाई सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने फैसले पर अमल दरामद किया या नहीं किया। जिसके बाद बताया गया, आए बाएशाएँ की गई और कहा गया कि नहीं, इस पर फैसले अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। लेकिन वजूहात जजेस को ज़्यादा मुतासिर ना कर सकी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने फिर काफ़ी सख्त ताबड़तोड़ सवालात किए और वो सवालात जो बशीर महमद साहब हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, वो काफ़ी हड़बड़ाहट का शिकार नज़र आया और वहाँ पर जो है किसी सवाल का जवाब ना दे सके। हर बार यही कहते रहे, जी मैं आगे इस पर आता हूँ, मैं अभी इस पर बात करता हूँ, और फिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाकी जजेस के साथ मुखातिब हो जाते थे। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी और जमाल खान मंदोखेल साहब के सवालात को इग्नोर करके या उनसे ज़बरदस्ती ही टाइम लेने वाली बात थी कि जी आप रुक जाएँ, मैं अभी इसका बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई जो उस समाअत में आज हुई हैं। एक तो सबसे पहले जब समाअत मुकम्मल हुई, और समाअत मुकम्मल भी ऐसे ही होगी कि बस जजेस बैठकर सुनते रहे बाकी, और अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मंजूर करनी थी। और मंजूर करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि चूँकि पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में शामिल नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक उन्होंने लिखवाया फैसले के अंदर, और दूसरा पीटीआई खुद बतौर पार्टी मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर फरीक नहीं है, तो इस वजह से ये अपीलें जो है वो मंजूर की जाती हैं। बेसिक ग्राउंड जो इसका बनता है वो यही है कि जी ये उन्होंने आज अमीनुद्दीन खान साहब ने इलेक्शन कमीशन वगैरह का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए कहा कि ठीक है, आपका मौक़िफ़ ठीक है, इसलिए इन अपीलों पर समाअत होगी। समाअतों के बाद फैसला क्या होना है वो पूरी दुनिया जानती है, सबको अभी से यकीन है, अंदाज़ा तो नहीं, अब तो यकीन होता है कि तमाम सीटें वापस हुकूमत को दी जानी है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल था जैसे आयशा मलिक का। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप किस हैसियत में अपील कर रहे हैं, आप कोई मुतासरा फरीक तो है नहीं। मुतासरा फरीक जो है उसके पास अपील का इख्तियार होता है और वो अपील कर सकता है। 12 इलेक्शन कमीशन की वकील बल्ले जो अपील थी वो बल्ले के टाइम पर भी आई थी और काजी फायज ईसा साहब ने उसी पर बल्ला छीन भी लिया था। और आज फिर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमती जमातों की इस अपील पर तहरीक इंसाफ को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में अक्सरियती फैसले में जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी वो भी वापस ले ली जाएंगी। वापस क्या लेनी है, अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो वो भी फैसला जो है वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा और सीटें वापस हुकूमत को मिल जाएंगी। अगर इतना भी हो जाता है ना कि मंसूर अली शाह का फैसला सस्पेंड हो जाए और आगे इस पर केस पर समाअत चलती जाए, तब भी हुकूमती जो जितनी भी जमातें हैं उनके पास वो सीटें वापस चली जाएंगी, क्योंकि वो लोग बहाल हो जाएंगे उन सीटों के ऊपर जिनको उन्होंने तमाम लोगों ने सीटें दे रखी थी। तो ये तो जनाब होगी, लेकिन 2 चीज़ें, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपीलें मंजूर करते हुए समाअत कल के लिए लगा दी इस ग्राउंड पर कि पीटीआई हिस्सा नहीं थी, पीटीआई जमात नहीं थी, पीटीआई फरीक नहीं थी, तो ये अपीलें कल के लिए समाअत के लिए लगा दें। लेकिन फिर सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर गए, उन्होंने कहा कि सर जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के बाद इन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और अमल दरामद ना होने की वजह से हमने जो है वो दायर कर रखी है तौहीन अदालत की दरख्वास्त, उसको भी प्लीज़ देख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी तक अपीलें पहले सुनी जा रही हैं। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन एक इसको कह सकते हैं सादा नोटिस, सिंपल नोटिस जो है वो जारी कर दिया
कि इलेक्शन कमीशन आकर हमें बताए कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत क्यों ना लगाई जाए, उन्होंने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया और क्या वजूहात थी। सिंपल नोटिस, दिस इज नॉट इवन अ शो कॉज नोटिस। तो सिंपल नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया सिर्फ सबके मुंह बंद करने के लिए और उनको दिखाने के लिए कि भाई हमने कर दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर आप इलेक्शन कमीशन से ये पूछ रहे हैं कि आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तो फिर आप उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, तो उनके जवाब आने तक आप अपीलें समाअत के लिए कैसे लगा सकते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अपीलों पर समाअत तो तभी होगी ना जब आप कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई फैसले पर अमल दरामद हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहात थी, और तौहीन अदालत डिसाइड हुई नहीं है और अपीलें समाअत के लिए मुख्तस कर दी हैं। ये दो चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। बहरहाल ये आज समाअत के अंदर हुआ, आईनी बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है और बेंच नहीं टूटा। ये समझ रहे थे कुछ लोग, मैं भी ये समझ रहा था कि शायद जस्टिस आयशा मलिक समेत एक दो और जजेस इस बेंच से अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब तौहीन अदालत का सिंपल नोटिस हो गया तो ये लोग इसी बेंच में शामिल रहेंगे और आगे के समाअत का हिस्सा भी होंगे। तो कल समाअत 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया मखसूस नशिस्तों के ऊपर। अब आ जाते हैं जनाब, चीफ जस्टिस याहिया खान साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई। जस्टिस याहिया खान साहब ने कहा कि मैं चाइना गया, मैं तुर्की वालों से मिला, ईरान वालों से मिला, चीफ जस्टिस जो सारे थे उनसे मिला, चाइना के चीफ जस्टिस से मिला और चाइना के अंदर एक भी केस अभी बाकी नहीं है, पेंडेंसी यानी कि नहीं है। तमाम केसेस उन्होंने सॉल्व कर दिए, 300 से ऊपर उनके जजेस हैं। ये तमाम तर चीज़ें बताने के बाद फिर वो आ गए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सेक्रेटरी भी वहाँ पर मौजूद थी, तंजीला सबाहत शायद उनका नाम था, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने फिर कहा कि जी हम देखें जुडिशल सिस्टम में ये चीज़ें नहीं लेकर आ रहे हैं, कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं, कुछ इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, सिस्टम लेकर आ रहे हैं, AI लेकर आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रहीं। 4 बड़ी अहम चीज़ें थी आज याहिया खान साहब से मुलाकात के अंदर। उसमें से सबसे पहली एक तो सवाल उनसे हुआ, जब ये सारी बातें उन्होंने कर ली तो उसके बाद फिर उनसे सवाल किया गया और सवाल के दौरान एक और बड़ी दिलचस्प उसके बाद हुई मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनसे एक सवाल किया गया जाते जाते कि आपको नजर सानी बेंच में क्यों शामिल नहीं किया गया। जुल्करनैन इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सीने पर हाथ रख के कहा जी ओहो बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ कि मुझे उसमें शामिल नहीं किया। अब ये हो सकता है उन्होंने सरकास्टिकली कहा हो, तंजन जैसे कहते हैं, या मजाक में टाल दी हो बात, इस तरह भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि बहुत जुल्म हुआ है कि मुझे जो है वो ऐसे सीने पर हाथ रख के उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जो आईनी बेंच में शामिल नहीं किया, क्योंकि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, ये तमाम लोग ओरिजिनल फैसले वाले बेंच में मौजूद थे। तो जनाब 4 चीज़ें बड़ी अहम थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उनसे सवाल हुआ कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये मोहसिन एजाज साहब का सवाल था एयरवाई से। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, कितनी बेहतरी आई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उन्होंने कहा जी इस पर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सबजुडिस मैटर है, आईनी तरमीम इस वक्त समाअत के लिए मुख्तस है, आई हुई है दरख्वास्तें, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आईनी तरमीम क्योंकि सबजुडिस मैटर है इसलिए उस पर चीफ जस्टिस बात नहीं कर सकते, लेकिन उसी आईनी तरमीम के ज़रिए आने वाले तमाम तर जो कानून के अंदर तब्दीलियाँ उसके तहत वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनने के बाद वो तमाम तर इख्तियारात अपने पास रख सकते हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो 26वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं कर सकते, लेकिन वो चाइना के विजिट्स और MIO साइन करने की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस बात नहीं कर सकते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस मुल्क के अंदर तमाम अदालती निज़ाम में इस्लाहात ज़रूर कर सकते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रह सकते हैं। और आईनी बेंच के हवाले से जो सवालात हुए, उन्होंने कहा कि आईनी बेंच जो है वो खुद इसके जवाब देगा, हमारे पास वो केस या फाइलें, वो रिकॉर्ड मौजूद, डाटा मौजूद ही नहीं है। तो मेरा बड़ा एक हैरान कुन सूरत हाल थी मेरे लिए कि ऐसे चीफ जस्टिस जो उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने, लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम ठीक थी, सही नहीं थी, कैसी थी, होनी चाहिए थी, उससे के तहत क्या बेहतरी आई, क्या बिगाड़ आया, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन उस ओहदे के ऊपर मौजूद ज़रूर रह सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज ये भी इंकशाफ किया कि वो बेशक जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र को इंडोर्स करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये ट्रांसफ़र्स होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो एक जुमला कहा वो बड़ा हैरान कुन है। जस्टिस डोगर पर उन्होंने बम गिरा दिया, उनकी लेजिटिमेसी पर सवालात उठा दिए और यूँ समझिए कि वो ये समझते हैं कि जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। तो जनाब उन्होंने ये कहा
कि मैं जो ये ज़रूर समझता हूँ कि जितने भी जजेस हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन जब वो दूसरे हाई कोर्ट में जाए तो उनकी सीनियरिटी नीचे से शुरू होनी चाहिए, यानी जो पहले जजेस वहाँ पर मौजूद हैं उसके बाद उनकी सीनियरिटी शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सवालिया निशानात और भी ज़्यादा उठते हैं कि चीफ़ जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जिनकी बज़ाहिर मंजूरी से ये ट्रांसफ़र हुआ था, वो ये समझते हैं कि जस्टिस डोगर इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस नहीं होने चाहिए। उनकी सीनियरिटी जो है वो सबसे जूनियर जज की यहाँ आने के बाद होनी चाहिए और उसके बाद उनकी सीनियरिटी फिर आगे ट्रैवल करेगी। और चीफ़ जस्टिस बनने के लिए भी उनकी अहलियत पर अब सवालात उठते हैं। ख़ास तौर पर याहिया अफरीदी साहब ने जब ये कह दिया है कि जब जज तब्दील होकर आए तो उसकी जो सीनियरिटी है वो सबसे कम होनी चाहिए जिस हाई कोर्ट में वो आता है, तो फिर अब आप खुद देख लें कि इस बात में किस हद तक सदाकत है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर जज ट्रांसफ़र हो भी गए हैं तो उनकी सीनियरिटी आखिर से स्टार्ट होनी चाहिए, वो सबसे जूनियर वहाँ पर कंसिडर होने चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब आए तब्दील होकर, तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बने और अब आगे वो हो सकता है चीफ जस्टिस भी बने। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने जो आज इंकशाफ किए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान जो है वो बनाती है आइनी तरमीम और पार्लिमान को ही इसका इख्तियार है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद ये भूल गए कि पार्लिमान के पास इख्तियार तो है, लेकिन पार्लिमान का अपना मैंडेट लेजिटिमेट है या नहीं है, ये सवालिया निशान है। और उस मैंडेट, अब देखें ना कितनी बड़ी बारीक वारदात है। पार्लिमान आइन साजी कानून साजी कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या पार्लिमान के पास अपना मैंडेट लेजिटिमेट है? क्या वो फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं? क्या उनको लोगों ने मुंतखब किया है? इस पर सवालिया निशान है। और अभी तक चीफ जस्टिस के ज़ेरे तसल्लुत या ज़ेरे साया कह सकते हैं, तसल्लुत चले नहीं कहते, लेकिन ज़ेरे साया अदालतों में ही तमाम मैटर्स मौजूद हैं। डिसाइड नहीं हो रहे कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोग जो ये कानून साजियाँ कर रहे हैं उनका मैंडेट जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है। इसके ऊपर संगीन तरीन सवालात हैं, इसको डिसाइड नहीं किया जा रहा, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कानून साजी कर रहे हैं। इसको चीफ जस्टिस साहब मान रहे हैं क्योंकि उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस भी बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने एक सवाल और हुआ। जुल्करनैन इकबाल साहब हैं बोल न्यूज़ से, सदर प्रेस एसोसिएशन भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक सवाल किया कि तैयबा राजा का आई थिंक उन्होंने हवाला दिया, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ ख़वातीन का जिक्र किया, लेकिन ये बात तैयबा राजा ने की थी मीडिया के ऊपर कि जी हमें एक दिन अदालत में पेश किया जाना था और उससे एक रात कबल हमारे पास सुप्रिटेंडेंट जेल जो लखपत या जो भी जेल थी उसके अंदर आए और कुछ लोगों ने हमें बुलाया और कहा कि जी आपका लीडर तो मुल्क से बाहर जा रहा है, तो आप ऐसा करें, इन कागजात के ऊपर साइन करें और केसेस से अपनी जान छुड़ाएं। और तैयबा राजा के मुताबिक जुल्करनैन साहब ने जो चीफ जस्टिस साहब के सामने बात रखी उसके मुताबिक वहाँ जो जज हैं बुटर साहब, उन्होंने भी यही अल्फाज जो हैं वो ख़वातीन से कहे थे कि जी आप साइन करें और इन केसेस से अपने जान छुड़ाएं, क्यों आप अपने आप को इन केसेस में फंसा कर बैठी हैं। तो जुल्करनैन साहब ने कहा कि क्या इस तरह की इस्लाहात भी ज़ेरे गौर हैं कि कोई AI इसमें भी मदद कर सकती है ये मामला हल करने भी। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी टाल दी और टाल मटोल करते हुए कहा कि बिल्कुल आपकी जो सवालात हैं वो जायज़ हैं और आप इसके ऊपर जो सिफारिशात हैं वो ज़रूर लिख के हमें दे दें, हम लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी बैठी थी वहाँ इनके हवाले करेंगे और कानून साजी और उन मामलात को हल करने के लिए मज़ीद सिफारिशात जो हैं उसमें उनको डाल देंगे। उसके बाद मैंने उनसे आखिर पर सवाल किया, बहुत मुश्किल से वक्त मिला क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग थे, वो सवालात अपने कर रहे थे। तो एक सुहेल साहब हैं द न्यूज़ से, उन्होंने भी सवाल किया कि आप ये जो कह रहे हैं कि सिटीजन्स को फ़ायदा होना चाहिए, ये जो आप इतनी 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारे के सारे मामलात हुए, जुल्म हुआ, जबर हुआ, इससे आम लोगों का फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है? इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़रूर अगली मीटिंग में इसके ऊपर बात करूंगा जब हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने नहीं दिए, एक ख़ास तौर पर कि इंडिया के जजेस के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे जब ज़रा थोड़े से हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और ये जो इंडिया के साथ टेंशन है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक और मीटिंग रखेंगे तो इन मामलात के ऊपर भी खुलकर बात करेंगे। तो आखिर पर मुझे मौका मिला सवाल करने का। मैंने उनसे पूछा, चीफ जस्टिस साहब और लॉ एंड जस्टिस की सेक्रेटरी भी आपके पास बैठी हैं, आप लोग सिफारिशात देते हैं, सजेशन भी देते हैं, पार्लियामेंट को भी देते हैं, हुकूमत को भी, कि किस तरह से कानून को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और कानून के अंदर मौजूद जो सकम खामियां या कोताहियां उनको दूर करने के लिए आप सिफारिशात भेजते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक चीज़ ऐसी इस वक्त मौजूद है जिसमें किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल स्टेट किसी भी बंदे के खिलाफ एक मुकदमा बनाती है और उस मुकदमे के अंदर उस बंदे को 2 साल 3 साल 4 साल जेल में रखती है, वो अंडर ट्रायल होता है, ट्रायल चलता रहता है और उसके बाद सज़ा हो जाती है। हाई कोर्ट में वो अपील आती है और हाई कोर्ट से अगर अपील खारिज हो जाती है, वो बंदा बरी हो जाता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो पिछले 3 साल 4 साल वो जेल में जो रहा है उसकी कंपनसेशन उसको कौन देगा? प्राइवेट कंप्लेनेंट में तो किसी ना किसी तरह से ये मुमकिन है, लेकिन अगर स्टेट किसी बंदे के साथ ये सब कुछ करती है तो फिर उसकी कंपनसेशन कौन देगा? खास तौर पर मैंने उनको कहा कि साबिक वज़ीर आज़म भी इस तरह की सजाएं भुगत चुके हैं, जेल में रह चुके हैं और बाद में वो बरी हो गए। अभी भी इस वक्त मौजूदा दौर में भी इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, अपनी फैमिली समेत जेल के अंदर हैं और उनके बेशतर जो केसेस जिनमें सजा सुनाई गई थी उनमें वो बेगुनाह हो गए, बरी भी हो गए, कलअदम भी होगी सजाएं, एक और सजा के तहत वो अभी अंदर है, कल को वो फिर खत्म हो जाती है, तो फिर इतना अरसा जो उन्होंने जेल के अंदर गुजारा उसकी कंपनसेशन कौन देगा? इसके ऊपर भी कोई इस्लाहात हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए हमारे सामने सारा एजेंडा है, वो चीज़ें फिर से उन्होंने बताना शुरू की और कहा कि आपकी अगर कोई सिफारिशात हैं तो आप अपने सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को दे दें, ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन को दे देंगे और हम इसको फिर कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरह आई गई करके वो मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर होगी, ख़त्म होगी और जाते जाते जुल्करनैन साहब ने, जो मैंने सबसे पहले बताया, उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको आईनी बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया? तो उन्होंने सीने पर हाथ रखा और कहा कि ओहो मेरे साथ बहुत ज़्यादती होगी, बहुत जुल्म हो गया। ये कहकर बहरहाल मीटिंग वहाँ से ख़त्म होगी, सब अपने अपने जगहों पर चले गए, लेकिन कुछ सवाल मज़ीद छोड़ गए, तो वो अगली मीटिंग में उनसे इंशाल्लाह पूछेंगे। अभी तक जो मालूमात थी वो मैंने सोचा आपके सामने रख दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।